हेलो बच्चों, होपफुली अच्छे होंगे आप लोग। और यहाँ पे अब आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल डिस्कशन किया था, तो आगे हम न्यूमेरिकली कंटिन्यू करेंगे। कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल बेसिकली बेस्ड है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्स लॉ पे। न्यूमेरिकल क्या कहता है इसको समझा देते हैं आपको। पहले न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक स्क्वायर है। न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे चारों कॉर्नर्स पे चार्ज क्या है, बराबर के रखे हुए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और स्क्वायर का साइड दे रखा है ए, जो कि इन्होंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, वो अभी बताते हैं। ए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चार्ज की वैल्यू भी इन्होंने बता के रखी हुई है। चार्ज की वैल्यू ये रही 2 × 10⁻⁻6 कूलम की। तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चारों कॉर्नर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वैल्यू दे रखी हुई, चारों पे सेम चार्ज है, ठीक है। और इसका साइड बता के रखा है स्क्वायर का। स्क्वायर है तो चारों साइड बराबर होंगे। 5 सेंटीमीटर इसका साइड बता के रखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये देखिए, अब पूछ रहा है कि किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करिए जो दूसरे इस पर लगा रहे हूं। तो कहने का मतलब कोई एक चार्ज चूज कर लीजिए। ये वाला चूज करना चाहते हैं, चलिए ये वाला चूज करना चाहते हैं, चलिए ये चूज कर लेते हैं। इस चार्ज पर फोर्स लगा, इस चार्ज पर फोर्स हमको निकालनी है जो दूसरे लगा रहे हैं। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, देखिए ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा है। तो बेसिकली किसी एक चार्ज पर तीन चार्ज जो यहां पड़े हुए हैं, किसी एक चार्ज पर कितनी फोर्स, नेट फोर्स लगा रहे हैं। नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यही बोल रहा है, फिर उसको सॉल्व करने चलते हैं। देखिए 4 इक्वल चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम, चारों इक्वल चार्ज है, वैल्यू दे रखी। ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे फिक्स्ड। साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू द रेस्ट 3। माने किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करें इन तीनों चार्ज के कारण जो इस पर फोर्स लग रही है, वो नेट फोर्स कैलकुलेट करें। चलिए कैलकुलेट करने चलते हैं। न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता था कोई एक चार्ज पे आप फोर्स कैलकुलेट करिए, ठीक है। कोई एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करिए दूसरों के कारण, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, उन सबका सम, ठीक है। किसी एक चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे जो फोर्स उस एक चार्ज पे लगा रहे हैं उनका सम, वेक्टर सम क्या कहलाता है, आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो ये न्यूमेरिकल बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कह सकते हैं। दूसरी बात आप इसको कह सकते हैं कूलम्स लॉ भी इसमें इन्वॉल्व होगा। चलिए करने चलते हैं। क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया होगा, आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा। अब फिगर एक बहुत अच्छा सा बना लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर हम आपसे ये बोले कि ये एक स्क्वायर आपने लिया था, ये एक स्क्वायर लिया, ठीक है। ये देखिए एक स्क्वायर है, नाम लिख लेते हैं ABCD। अब स्क्वायर का साइड सब बराबर होगा, आपको मालूम है। साइड दे रखा है न्यूमेरिकल में 5 सेंटीमीटर का है, बदल लें 5 × 10⁻⁻2 मीटर में। चार्ज चारों पे सेम है, देखिए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है 2 × 10⁻⁻6 कूलम न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये दोनों चीज न्यूमेरिकल दे रहा है। अब मान लेते हैं कि ये एक चार्ज हम कंसिडर करते हैं जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। चाहे तो आप ये चार्ज भी कंसिडर कर सकते थे। इस चार्ज को कंसिडर करेंगे तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है। अगर आप ये चार्ज कंसिडर करेंगे तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो कोई एक चार्ज, कोई एक कॉर्नर ले लीजिए। तो हमने ये कॉर्नर मान लेते हैं चूज कर लिया। आप कोई भी कॉर्नर चूज कर सकते हैं, कंसेप्ट बस ध्यान में रखिए कि कंसेप्ट क्या लगाना। अब ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी,
ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस के अलोंग, दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी, तो ये फोर्स हो गई, मान लेते हैं F1 फोर्स, F1 वेक्टर। अब इस चार्ज के द्वारा इस पर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, F2 वेक्टर। क्लियर बात समझ में है? ठीक। अब जो F1 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट कर लें। चलिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी है, a²। क्लियर। अब क्यू इंटू क्यू कितना होगा भाई, क्यू² होगा, डायरेक्टली लिख लें क्यू²। ये फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज किस पर लगा रहा है, इस पर लगा रहा है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, वही फोर्स हम कितनी ले रहे हैं, F2 फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² a²। अब नोटिस करिए ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बराबर, देखिए तो मैथमेटिकली यही बताया जा रहा, होना भी चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहां पे दोनों चार्ज सेम है और यहां पे दोनों चार्ज सेम है, ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए था इन दोनों का। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड बराबर आया, दैट इज फोर्स ऑन वन, दैट इज F1 इज इक्वल्स टू F2। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का क्या हो गया, बराबर हो गया। एज्यूम कर लेते हैं कि कोई F1 F2 बराबर है किसी F फोर्स के इक्वल है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं, लेट करते हैं F1 F2 का मैग्नीट्यूड F कोई एक वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, या अज्यूम किया है F। ठीक है, क्यों किया है इसका फायदा भी आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, ये दोनों फोर्स तो निकल गई हमारी। अब अगर हम आगे जाएंगे और आगे समझेंगे, तो अब आप देखिए यहां पे जो D पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा, वो भी तो फोर्स लगा रहा है इस पे, देखिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को कितना नाम दे दें, F3 वेक्टर। तीसरा चार्ज भी इस पर फोर्स लगा रहा है, F3 वेक्टर। अब ये जो F3 वेक्टर है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टिंग एंगल पे है। मतलब ये वेक्टर जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन, ये बाइसेक्टिंग लाइन है इन दोनों के। देखिए F1 F2 वेक्टर के बाइसेक्टिंग वेक्टर कौन सा है, F3 वेक्टर। बाइसेक्टिंग का मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। इन दोनों के बाइसेक्टिंग, ये लाइन दिख रही है आपको, वही एक वेक्टर है F3 वेक्टर, ये बाइसेक्टिंग वेक्टर हो गया इन दोनों का। क्लियर, 45 डिग्री दिख रहा है आपको क्लियरली। चलिए अब चीजों को और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं न्यूमेरिकल में। अब अगर हम आपसे ये बात बोले कि F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो पहले, F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई a√2, तो आप लिख सकते हैं Q² बाई a√2 का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई 2a²। कितनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। तो ये मैग्नीट्यूड आया किसका, F3 वेक्टर का, ये वाले वेक्टर का। ठीक है, F1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, F2 का कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, F3 का मैग्नीट्यूड ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात, यहीं पे कंसेप्ट लगना है, यहीं पे क्या लगना है, कंसेप्ट लगना है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा 11th का वेक्टर बता दें। मान लेते हैं कोई एक लाइन है, कोई भी लाइन है, एक लाइन आपने ड्रॉ की, लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, बाई चांस आपने कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली, कोई इस डायरेक्शन की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, मान लेते हैं इस लाइन से कोई एक वेक्टर जो है ए वेक्टर, इस लाइन से, ये कोई लाइन है, हमको नहीं मालूम लाइन को किस डायरेक्शन की है अभी, हमने सिर्फ यहां पे समझाने के लिए आपको इस डायरेक्शन की एक लाइन ले ली है बस। ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस लाइन से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये वेक्टर इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो याद रखिएगा हमेशा, ए वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाता है, ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर दुनिया का, ए वेक्टर नहीं, कोई भी दुनिया का वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाता है उस पर कौन सा कंपोनेंट गिराता है, ए कॉस थीटा का, माने कॉस थीटा का कंपोनेंट गिराता है, ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात,
अगर इस पे ए कॉस थीटा का कंपोनेंट गिरा है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर बात समझ में आई आपके? तो कोई भी दुनिया का वेक्टर है, जिस लाइन से वो एंगल बनाएगा उस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिराएगा, माने कॉस थीटा का कंपोनेंट गिराएगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये देखिए, जिस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिरा है, जिस पर ए कॉस थीटा कंपोनेंट गिरा है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ली। देखिए ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। इस पर ऑटोमेटिकली ए साइन थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये वेक्टर जिससे एंगल बनाया उस पे ए कॉस थीटा का कंपोनेंट गिराया, और इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे कौन सा कंपोनेंट गिराया? ए साइन थीटा का कंपोनेंट गिराया। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपके? तो कहने का मतलब जिसपे ए कॉस थीटा का कंपोनेंट है, उसी के परपेंडिकुलर वाली लाइन पे ए साइन थीटा का कंपोनेंट गिर गया। इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। वेक्टर में 11th में आपने पढ़ा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब उसी का यूज करेंगे, यहाँ पे उसी का उपयोग करेंगे। तो ये 11th में आपने चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, जो कि हमने आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें आपसे कि यहां पे इन दोनों वेक्टर को जरा ध्यान से देखिए। F1 वेक्टर इधर है और F2 वेक्टर इधर है। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े होंगे तो रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका होता था? इस वेक्टर की टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए। अब इस वेक्टर की टिप से इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए। ये कटिंग पॉइंट हो गया। अब यहां से एक वेक्टर बना लीजिए। ये क्या हो जाएगा? आपका रिजल्टेंट वेक्टर। आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा, माने ये क्या हो गई? रिजल्टेंट लाइन हो गई आपकी। ये क्या हो गई? रिजल्टेंट लाइन हो गई, जिसके अलॉन्ग रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आपको। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये मिल रहा, तो ये रिजल्टेंट लाइन हो गई। अब ये बताइए, रिजल्टेंट लाइन जो है वो F1 से कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि बाइसेक्टिंग हो। रिजल्टेंट लाइन क्या होगी? बाइसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी? बाइसेक्टिंग लाइन होगी। माने इस वेक्टर और इस वेक्टर की जो बाइसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है, वो रिजल्टेंट लाइन होगी। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देखिए ध्यान से, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इतनी चीजें क्लियर हो गई। माने इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे होगा कि नहीं? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लाइन किसके अलॉन्ग होगी? 45 डिग्री इस वेक्टर से और 45 डिग्री इस वेक्टर से। अब उस फिगर में ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं? अब देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर F3 के अलॉन्ग मिलेगा कि नहीं? बोलिए, मिलेगा। मतलब ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट लाइन है कि नहीं? इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट लाइन भी इसी के अलॉन्ग आएगी कि नहीं? F3 के अलॉन्ग बिल्कुल आएगी। समझ रहे हैं? मतलब इन दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट लाइन भी 45 डिग्री पे है, जिसके अलॉन्ग कौन सा वेक्टर है? F3 वेक्टर है। क्लियर बात समझ में आई? अब यहां से मुद्दा सॉल्व करते हैं। अब अगर हम आपसे ये बोले कि F1 कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो F1 जो है एक कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग गिराएगा। कितना होगा वो? F1 cos 45 डिग्री। देखिए, हमने अभी बताया था ये वेक्टर इस लाइन से एंगल बना रहा है, यही रिजल्टेंट लाइन है। तो इसी रिजल्टेंट लाइन पे, F1 की रिजल्टेंट लाइन पे ही वो क्या गिरा देगा? अपना कंपोनेंट। कितना? F1 cos 45 गिराया। सिमिलरली F2 भी रिजल्टेंट लाइन पे क्या गिराएगा? कंपोनेंट गिराएगा। वो भी कितना गिराएगा? प्लस F2 cos 45 डिग्री। माने इसने भी रिजल्टेंट लाइन पे कंपोनेंट गिराया, इसने भी रिजल्टेंट लाइन पे कंपोनेंट गिराया, तो दोनों का कंपोनेंट ऐड हो गया। F1 cos 45 प्लस F2 cos 45। अब आपने बोला सर वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं गिराया आपने? ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग है तो वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन पे, ये देखिए, ठीक है, ये कितना होगा? F sin 45। क्लियर? F1 sin 45। क्लियर बात समझ में आई?
अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल तो ये रहा, ये देखिए F2 cos 45, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन ये रही, देख लीजिए ये लाइन क्या है? इस लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ठीक, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? F2 sin 45 डिग्री। क्लियर बात समझ में आई? अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, अभी बताया था पीछे, ठीक है। F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, तो ये दोनों क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो इस कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, खाली यही कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट किसके अलोंग है? इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट लाइन के अलोंग है, तो कंपोनेंट हमने रिजल्टेंट लाइन के अलोंग गिरा दिया, F1 cos 45, F2 cos 45। अब ये बताइए, एक तो इसका कंपोनेंट, एक तो इसका कंपोनेंट, ठीक है, साथ में F3 भी इसी लाइन के अलोंग है, तो नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स कितनी होगी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फोर्स दैट इज F नेट मॉड के अंदर नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? F1 cos 45 डिग्री प्लस F2 cos 45 डिग्री प्लस F3 फोर्स। ध्यान रखिए, इसी लाइन के लॉन्ग F3 फोर्स। कहने का मतलब इस चार्ज पर नेट फोर्स कितनी, टोटल फोर्स कितनी लगेगी? F1 cos 45, F2 cos 45 प्लस F3। तो ये चार्ज जो है मूव होने लगेगा, ये वाला चार्ज क्या होने लगेगा? मूव होने लगेगा, ठीक है। किधर की तरफ मूव होगा? इस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव होगा, इस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इस पर उस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। अब यही हमको कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यहां पे देखिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 प्लस F3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। देखिए पीछे हमने कैलकुलेट की है कि नहीं? इतनी चीजें आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हूं, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, ये वाले टर्म्स कॉमन निकल रहे हैं, ये देखिए यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये वाला टर्म कॉमन निकल रहा है, देख लीजिए निकल रहा है कॉमन, तो कॉमन निकाल लें। दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल के देखते हैं क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो पहली बात तो आप एक चीज और ध्यान में रख लीजिए उस कॉमन निकालने से पहले, कि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? बराबर है ना। चाहे तो इजिली सॉल्व कर ले यहीं से, जो कि किसके बराबर है? F के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बोलिए? ये होगा 2F cos 45 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड F3 फैक्टर। क्लियर? तो 2F की वैल्यू कितनी है बताइए? F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर 1/√2, 1/√2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी आई है बोलिए? F3 की वैल्यू कितनी आई है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। कॉमन निकाल लें, देखें बचता क्या है हमारे पास, मिटा दें इतनी चीजें, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। कॉमन निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा बोलिए? यहाँ 2/√2 बचा, 2/√2 प्लस 1/2, यही तो बचा, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2/√2 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? अगले ही स्टेप में यहाँ √2 हो जाएगा, 2 हट जाएगा। इसको अब आगे सॉल्व कर लें फर्दर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.5। कैलकुलेशन करनी है, चाहे जैसे कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, इतने की वैल्यू। Q की वैल्यू कितनी बताई थी? 2 × 10⁻⁻6 क्वेश्चन में दे रखी है। A की कितनी वैल्यू है? 5 × 10⁻2 का स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 1.9 के करीब आएगा, 1.9
कितना आएगा 1.914 आएगा। अब इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस पर नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए। ये नियर अबाउट अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। नियर अबाउट हम आपको एक आंसर बता देते हैं कितना आएगा, 27.5 न्यूटन इसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, इतनी कहानी आपके मेरे ख्याल से खत्म नहीं हुई। अब आपको ये भी बता दें डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया नेट फोर्स का, इस पर जो नेट फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे बोलिए। F1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, F2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट फोर्स हमको मालूम है इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही थी, ठीक है। तो नेट फोर्स का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है नेट फोर्स का, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना ले लें, अल्फा। इस वेक्टर से F1 वेक्टर से अल्फा एंगल माने हैं, ठीक है। तो आप इससे भी F2 से भी एंगल मान सकते थे, वो भी कर सकते थे, वो दोनों करके दिखाएंगे। F1 से अगर आपने ये एंगल माना कितना, ये नेट फोर्स है, रिजल्टेंट नेट फोर्स इसी डायरेक्शन की। तो अगर आप F1 वेक्टर से इसका एंगल अल्फा ले रहे हैं तो ये होगा tan अल्फा, ठीक। F1 साइन थीटा, थीटा मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। F1 साइन 90 डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 कॉस 90। वही फॉर्मूला लगाया है, tan अल्फा इक्वल्स टू a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। क्लास 11th में जो फॉर्मूला आपने एंगल कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि जो अल्फा है ये रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाता है किसी एक वेक्टर से। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा, टोटल नेट रिजल्टेंट वेक्टर, लास्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो F1 वेक्टर कोई एक वेक्टर है कि नहीं, F1 वेक्टर कोई एक वेक्टर आपने ले लिया, उससे एंगल कितना बनाना है, अल्फा। तो ये एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। क्लियर बात समझ में है? अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे इतना एंगल आएगा, देख लेते हैं। अब ये बताइए F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, बार बार यही बोल रहे हैं, F के बराबर ले लें तो ये सब क्या हो जाएगा, F, ठीक है। अब साइन 90 कितना होता है 1, ये खाली नीचे F बचेगा, cos 90 0, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, जो कि क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 45 डिग्री, tan इनवर्स 1 जो कि कितना होगा, अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। माने इस वेक्टर, देखिए ध्यान से, इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो F1 वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है, कि आप रिजल्टेंट वेक्टर जो लास्ट में निकालते हैं, ठीक है, कोई एक वेक्टर ले लीजिए, ठीक है, कोई एक वेक्टर ले लीजिए। ये वेक्टर हमने लिया यहां पे, ठीक। इस वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अल्फा ले लिया, ठीक, और उसको कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्लियर बात समझ में आई? अब आप अगर ये बोलते हैं कि सर अगर हमको ये वेक्टर नहीं लेना है तो ये वेक्टर ले लें, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं। उस केस में भी आप निकाल सकते हैं कि अगर ये एंगल आपने ले लिया अल्फा या बीटा, कोई भी एंगल ले लें, ठीक है। अगर आपने ये एंगल ले लिया अल्फा, इसको नहीं लिया होता तब क्या करते हैं, ठीक है। तब उस केस में क्या होता, F2 साइन 90 होता, F2 होता ऊपर, नीचे क्या होता है F1 प्लस F2 cos 90 होता, तो भी क्या आता, tan अल्फा 1 आता कि नहीं, अल्फा कितना आता है 45 डिग्री। चाहे ये वेक्टर के अलॉन्ग एंगल ले लो, चाहे ये वेक्टर के अलॉन्ग एंगल ले लो, बस फॉर्मूला रखने का तरीका आना चाहिए। अगर ये वेक्टर लिया है तो ऊपर क्या होना चाहिए, F1 होना चाहिए साइन
जो यहां एंगल कंसिडर होना चाहिए वो दो वेक्टर के बीच का एंगल कंसिडर होना चाहिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू। चलिए हम एक और नए न्यूमेरिकल के साथ आए हैं और पिछले न्यूमेरिकल में हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था और वो कॉन्सेप्ट आगे के न्यूमेरिकलों में अप्लाई होगा। उसी से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल फिर लेके आए हैं। सुपरपोजिशन से बेस्ड है न्यूमेरिकल भी और कूलम्स लॉ से बेस्ड। अब ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसको हम समझा देते हैं आपको। न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे तीन चार्ज रखे होंगे, Q1, Q2, Q3। तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस पे तीन चार्ज रखे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो लेंथ भी बराबर होगी तीनों साइड्स की। पूछा ये जा रहा है कि इसके सेंट्रॉइड पे, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स बताइए कितनी होगी। नेट फोर्स आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और जो क्वेश्चन कह रहा है वही एक्सप्लेन किया है। कंसिडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। क्लियर, Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल बता रहा है, माने तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल कितने हो गए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। करेक्ट, इक्विलैटरल ट्राइंगल और साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q। मतलब कि इसके सेंटर पे अगर कैपिटल Q चार्ज रख दिया जाए तो उस पे नेट फोर्स कितनी होगी वही कैलकुलेट करनी है। Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंटर नहीं, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आपने क्लास 9th में इसके बारे में जानकारी ली। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, अगर हम आपसे ये बात बोले कि एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये देखिए हमने ले लिया एक ट्राइंगल। ठीक, और ट्राइंगल की लेंथ हमको पता है, तीनों लेंथ बराबर है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहां पे एक चार्ज रखा है Q, यहां पे भी चार्ज रखा है Q, यहां पे भी चार्ज रखा है Q। A, B, C नाम दे देते हैं तीनों वर्टिसेस को, A, B, C। इस और यहां पे एक सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। सेंट्रॉइड को हम O मान ले। ठीक है, O पॉइंट नाम दे देते हैं। और यहां पे एक कैपिटल Q, पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहां पे भी एक पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी बना लेते हैं। ये देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं, बिल्कुल। तो इस फोर्स को हम क्या ले लें, FA वेक्टर। इस चार्ज के द्वारा कैपिटल Q चार्ज पर फोर्स इस डायरेक्शन में। क्लियर बात समझ में है। अब इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे जो दोनों चार्ज को क्या करती है, ज्वाइन करती है। फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी हो गई, FB वेक्टर। इस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स। सिमिलरली इस चार्ज के द्वारा भी फोर्स कितनी होगी, ये देखिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स कितनी है, FC वेक्टर। समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन सीधी खींच ले। ठीक है, ये मान लेते हैं D। ये पॉइंट क्या मान लें, D। ठीक है, और ये इस लाइन का बाइसेक्टर है। ठीक है, BC का बाइसेक्टर आपका हमने D पॉइंट बोला, एक पॉइंट ले लिया जो बाइसेक्ट कर रहा है BD और DC को। ठीक है, इक्वल लेंथ। अब अगर हम आपसे ये बात बोलें कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री। क्लियर, ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, बाइसेक्टिंग एंगल। ये पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री।
और ये पूरा एंगल अगर बात करें तो ये पूरा एंगल कितना था 60 डिग्री, देख लीजिए, ठीक है। 30 में डिवाइड कर दिए, बाइसेक्टिंग लाइन गई है जो, ठीक है। चलिए अब अगर हम आपसे ये बात बोलें कि हमको AD निकालना है पहले, ठीक है। तो अगर हम cos 30 डिग्री ले, cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अगर ये एंगल है तो बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ठीक है। तो बेस इज AD, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? L। क्लियर बात समझ में है? दैट इज AD लेंथ कितनी आ गई? L cos 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूज ये लिया है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? AC वाले साइड, ठीक है। AD की वैल्यू कितनी आएगी? L cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्लियर बात समझ में आई? माने जो AD लेंथ है वो कितनी आई? L √3/2। अच्छा ये चीज आपको मालूम है, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, जो यहां से सेंट्रॉइड की दूरी है, ठीक है, ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। मतलब AO, BO और CO ये और बराबर होते हैं सेंट्रॉइड से दूरी, ठीक है। AO को क्या लिख सकते हैं? AO को आप लिख सकते हैं AO इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ AD, ठीक है। AO को आप लिख सकते हैं 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ AD। AD ये रहा, AO ये रहा, ठीक है। तो AO कैन बी रिटन एज 2/3 ऑफ AD, ठीक। ये क्लास 9th की ज्योमेट्री से आपको पता होगा। अब AO कैलकुलेट करना है, AD निकाल लिया है, देखिए AD निकाल लिया है, तो 2/3, ठीक है, 2/3 AD की वैल्यू पुट कर दें, L √3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 है, 3 है, तो उसको क्या लिखा जा सकता है? L/√3। मतलब AO BO CO तीनों बराबर हैं, AO BO CO तीनों बराबर हैं, कितना आया? L/√3। क्लियर बात समझ में आई? इतना अब हम मिटा देते हैं, इतनी चीजें हमको क्लियर पता चल गई। AO BO CO कितना है? L/√3, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां से AO BO और CO तीनों लेंथ बराबर हो गई L/√3। चलिए आप कैलकुलेट करने चलते हैं FA का मैग्नीट्यूड। FA का मैग्नीट्यूड कितना होगा? FA वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई। अब ये बताइए इस चार्ज से प्लस Q चार्ज की दूरी कितनी है? AO कितनी है? AO कितना है? L/√3। तो L/√3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहां से रूट हटेगा, ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट हट गया, और L की जगह पे क्या लिख देंगे? L²। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया? FA का मैग्नीट्यूड आ गया, इक्वेशन 1। क्लियर बात समझ में आई? अब सिमिलरली आप FB का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वो कितना आएगा? 1/4πε0। ये FB का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, Q/L² सेम आएगा। क्लियर? सिमिलरली अब FC का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ठीक है। FC का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा? सेम आएगा, 3QQ/L²। माने FA, FB और FC तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? सेम आ गया। सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा है उस पे ये चार्ज और ये चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या आ गया है? इक्वल आ गया। डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है। चलिए अब आगे इसको समझ लेते हैं, मिटा देते हैं इतने पोर्शन को, ठीक है। FA की हमको बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए FA को यहां लिख लेते हैं 1/4π
एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप हमको ये बताइए कि ये एंगल कितना है। ये एंगल 120 डिग्री होगा। क्लास 9 की ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। मतलब कि ये देखिए, यहां पे एक फिगर बना ले साफ सा, एफ बी वेक्टर, एफ सी वेक्टर और एफ ए वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कोसाइन रूल, कोसाइन का लॉ अप्लाई कर दें, या जो पीछे मेथड अप्लाई किया था वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई करके दिखा देंगे। कोसाइन रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्टेंट फैक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ बी मॉड वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ सी मॉड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 120 डिग्री, दैट इज एफ बी प्लस एफ सी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ सी कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, कितनी होती है -1/2 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है आपका। ठीक है, अब आप एफ बी एफ सी सबकी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अभी हमने निकाल ली थी। एफ बी एफ सी दोनों बराबर ही हैं, तो सबकी वैल्यू यही होगी। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई एल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों अगर जोड़ दें तो 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों जोड़ दें तो 2 हो गया, क्यों, एफ बी एफ सी के बराबर है मैग्नीट्यूड में। क्लियर। ठीक, तो बचा यहाँ पे एफ बी एफ सी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर का टर्म आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। माइनस साइन यहाँ यील्ड हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा क्योंकि -1/2 है। अब इसको सबको सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे इन दोनों को और सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, आपको बाहर, जब इसको बाहर कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा नेट रिजल्टेंट फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई एल स्क्वायर, उतनी ही मिल जाएगी। ये रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जो फोर्स मिली वो इतनी मिली। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, जाहिर सी बात है वो 120 डिग्री है तो बाइसेक्टिंग एंगल पे होगी। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे होगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट क्या करता है, दो वेक्टर को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दो वेक्टर को बाइसेक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर 60 डिग्री पे मिलेगा। बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है, 120 का आधा कितना होता है 60, तो 60 डिग्री पे आपको ये क्या मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, और ये वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, और एफ ए वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में है, दिख रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो दोनों वेक्टर क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो नेट फोर्स आपको कितनी मिलेगी 0। नेट फोर्स कितनी मिलेगी 0। तो इस केस में सेंट्रॉइड पे अगर चार्ज प्लस क्यू रखा है तो नेट फोर्स कितनी आएगी, कैलकुलेट होके 0 आएगी। अब हम अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे। अगला न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन पे बेस्ड नहीं होगा, एक जनरल अप्रोच पे बेस्ड होगा, जो अगला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अभी हमने आपको एफ सी और एफ बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना बताया था। ठीक है, एफ बी और एफ सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये कोसाइन लॉ से निकल जाएगा। ठीक है,
ये कोसाइन लॉ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कोसाइन लॉ का फॉर्मूला लगा दिया हमने, एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर 2 एफ बी, जैसे अभी किया था हमने इसी न्यूमेरिकल में, उससे कैलकुलेट होके वैल्यू इतनी आई है। ठीक है, ये किसके बीच में हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया है? एफ सी और एफ बी के बीच में। एफ सी और एफ बी के बीच का रिजल्टेंट जो हमने कैलकुलेट किया है वो ये रहा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपको मालूम है एफ सी और एफ बी के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। ये तो कोसाइन फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का। ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं कोसाइन लॉ से। एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये दूसरा तरीका अल्टरनेट मेथड है, आपको दोनों जानना चाहिए, जो आसान लगे वो फॉलो कर लीजिए। इन दोनों वेक्टर का के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो आपको ये मालूम है इन दोनों फोर्स के बीच में जो लाइन अगर हम बीच से ड्रॉ करेंगे, बीच से लाइन माने एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन होगी वो रिजल्टेंट लाइन होगी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिजल्टेंट लाइन। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये रिजल्टेंट लाइन है। इन दोनों वेक्टर के बीच से बाइसेक्टिंग लाइन रिजल्टेंट लाइन हो गई। अब ये जाहिर सी बात है बाइसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अब ये अभी हमने आप लोगों को बताया था एफ बी इस लाइन से एंगल बना रहा, तो इस पे कौन सा कंपोनेंट गिराएगा? एफ बी कॉस 60 डिग्री गिराया। अब ये क्या करेगा? इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये अगर क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया, देखिए एफ बी का, एफ बी साइन 60 डिग्री। क्लियर? अब एफ सी को देख लीजिए, एफ सी का कंपोनेंट एक गिरेगा इस पे, तो क्या हो जाएगा? एफ सी कॉस 60 डिग्री। इसका भी तो एंगल 60 डिग्री है। क्लियर? समझ में आई बात आपको? और ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो गया, एफ सी कॉस 60। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ सी साइन 60। क्लियर बात समझ में आई? अब एफ सी और एफ बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, देख लीजिए बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट कर गए, इक्वल एंड अपोजिट। बट अब देखिए ये दोनों कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे, तो नेट फोर्स किधर मिलेगी? ऊपरी की डायरेक्शन में तो नेट फोर्स मिल रही है। देखिए नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर आ रही है? नेट फोर्स, ये दोनों वेक्टर को जोड़ दीजिए, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को जोड़ने के बाद आपको रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में तो मिल रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल रहा है कि नहीं? ये भी एक तरीका। अब इस रिजल्टेंट, इस मेथड से रिजल्टेंट निकालने का तरीका कितना हो जाएगा? एफ सी कॉस 60 प्लस एफ बी कॉस 60। एफ सी एफ बी बराबर है, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एफ सी एफ बी क्या है? बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ बाई एल स्क्वायर। ये एफ सी और एफ बी दोनों की वैल्यू बताई गई है, यही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये हो गया कॉस 60 होता है 1/2 प्लस ये सेम चीज रिपीट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ बाई एल स्क्वायर। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3QQ बाई एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ठीक है, 1/2 यहां आया तो 1/2 यहां पे भी तो आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं? बिल्कुल आना ही चाहिए। एक मिनट, ये देखिए cos 60 1/2 cos 60 1/2 दोनों को जोड़ देंगे तो यही तो मिलेगा हमको। मिल रहा है कि नहीं? अब देखिए इस मेथड से हमने रिजल्टेंट निकाला और इस मेथड से, कोसाइन मेथड से रिजल्टेंट निकाला, दोनों सेम आया। तो चाहे आप ये मेथड अप्लाई कर लीजिए, बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि दोनों वेक्टर की रिजल्टेंट लाइन क्या बाइसेक्टर है? अगर है तो बाइसेक्टर लाइन पे, मतलब रिजल्टेंट लाइन पे आप क्या गिरा दीजिए? कंपोनेंट गिरा दीजिए। तो हमने क्या किया? इस वेक्टर का रिजल्टेंट लाइन पता हो गई तो उस पर कंपोनेंट गिराया, इसका कंपोनेंट गिराया। साइन के कंपोनेंट कट जाएंगे, साइन के कंपोनेंट हर केस में, मैक्सिमम केस में आप देखेंगे कट जाएंगे, तो कॉस के कंपोनेंट जोड़ दिए, यही रिजल्टेंट
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल आया? फोर्स निकल आई, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल आया। चलिए आपके समझ में, आप आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे और ये एक जनरल अप्रोच का न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। बोर्ड पॉइंट से भी बात कर सकते हैं, कंपिटिटिव पॉइंट से भी बात कर सकते हैं इसमें। चलिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है पहले इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। न्यूमेरिकल क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बताने का प्रयास कर रहा है। अगर हम आपसे ये बोले कि ये न्यूमेरिकल के बारे में, तो एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसमें एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग बंधी हुई है और उसमें पिथ बॉल बनी है, पिथ बॉल बंधी हुई है। यहां पे भी एक स्ट्रिंग से पिथ बॉल को लटकाया गया है। ये दोनों पिथ बॉल हैं, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 20 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों स्ट्रिंग के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दे के रखी है, ठीक है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर हम इसको पिथ बॉल ए मान लें और इसको पिथ बॉल बी मान लें, मान लो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, ये दोनों पिथ बॉल को अगर हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो इन्होंने यही बताया कि इस पर, इसको जब आप इसके साथ क्या करेंगे, रब करेंगे, रबिंग करेंगे, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड उन्होंने बताया हुआ है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। इस पर भी उन्होंने चार्ज का मैग्नीट्यूड बताया हुआ है -2 × 10⁻⁻8 कूलम। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड की खाली बात करेंगे तो यहां माइनस साइन हटा दें, क्योंकि भाई चार्ज के खाली मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे भी खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, पर नेचर क्या है, अलग अलग। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब इन्होंने बोला कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे दोनों चार्ज एक दूसरे को, करेंगे कि नहीं? मतलब कि रगड़ने के बाद उसको लटका दिया गया, ठीक है, किसको, पिथ बॉल को। पिथ बॉल को हमने क्या कर दिया, हैंग कर दिया। रबिंग के बाद तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग आगे की तरफ मूव होगी, ये वाली स्ट्रिंग भी आगे की तरफ मूव होगी, होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी, ठीक है। ये स्ट्रिंग आगे की तरफ मूव होगी। जब ये स्ट्रिंग आगे की तरफ मूव होगी तो इनके बीच की सेपरेशन, इस समय क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये आगे की तरफ, ये वाली स्ट्रिंग मूव होगी, ये वाली स्ट्रिंग भी आगे की तरफ मूव होगी, जब इनके बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, दो पिथ बॉल के बीच का सेपरेशन कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम समझते हैं, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। नेट फोर्स कितनी हो गई, 0। मतलब जब ये दोनों एक अट्रैक्ट होके 3 सेंटीमीटर पे आएंगे तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0। तो उस समय आप ये बताइए टेंशन कितनी होगी, क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द मास, टेंशन कितनी होगी और पिथ बॉल का मास कितना होगा, यही कैलकुलेट करना है। मतलब इस पिथ बॉल का मास कैलकुलेट करके बताइए और टेंशन तब बताइए जब इक्विलिब्रियम मेंटेन है तब। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन को हमने समझा दिया आपको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ओवरऑल हमको टेंशन और मास निकालना है। चलिए निकालने चलते हैं, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल्स, 2 पिथ बॉल आइडेंटिकल हैं, आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। दोनों को क्या किया गया, एक दूसरे पे रगड़ा गया। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है, सस्पेंडेड उसी से लटकाए, ठीक है, लटकाए गए। हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू 2 स्ट्रिंग, ये दोनों स्ट्रिंग है, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर, ये जहां से इसको हैंग किया गया है उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इन इक्विलिब्रियम द सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज 3 सेंटीमीटर। इक्विलिब्रियम पे दोनों जब आएंगे तो उनके बीच की सेपरेशन कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। अट्रैक्ट कर रहे हैं तो
जाहिर सी बात है इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ बॉल, find the mass of the ball and tension in the string. The charge on each ball has a magnitude 2 into 10 to the power minus 8. पर इस पे चार्ज नेगेटिव होगा और इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक से चार्ज जंप करके किस में जाएगा, दूसरी पिथ बॉल में जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक से निकल के किस में जाएगा, दूसरे में जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करनी चाहिए, टेंशन कैलकुलेट करनी है और मास निकालना है। ठीक है, तीन बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिंपली तो कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं फोर्स को। चलिए कैसे तोड़ेंगे, तोड़ के दिखाते हैं कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये आपका कुछ फिगर था, देखिएगा ये पिथ बॉल है, ये भी पिथ बॉल है। ठीक है, इस पे 2 into 10 to the power minus 6 कूलम का चार्ज है। कितना चार्ज दिया था, माइनस 8 कूलम का चार्ज दिया था। ठीक है, 2 into 10 to the power minus 8 कूलम का चार्ज दिया। ठीक है, अब जैसे ही ये आगे की तरफ आए, ये भी आगे की तरफ आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, एक अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको देखिए ध्यान से। ठीक है, ये वाले बॉल पे देखिए, हम क्या करेंगे, फोर्स को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो एफई फोर्स उधर लग रही है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो एफई फोर्स उधर लग रही है। टेंशनल फोर्स इधर है। एक इसका mg मास देखिए किधर एक्ट कर रहा है, नीचे। ठीक है, वजन है, बॉल का वजन है, तो mg मास इसका नीचे, मानिए इसका वेट नीचे काम करेगा, mg। वेट भी क्या है, एक फोर्स है, वेट भी क्या है, फोर्स है। अब अगर हम इस टेंशन वाली लाइन को सीधा एक्सटेंड कर दें तो ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा बना है तो ये एंगल भी थीटा होगा बाय ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमने अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में आपको बताया था mg एक फोर्स है, और फोर्स जो है उसने इस डॉटेड लाइन से एंगल बनाया, तो इस पे कौन सा कंपोनेंट गिराएगी, mg cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली लाइन पे क्या गिरा देगी, mg sin थीटा का कंपोनेंट गिरेगा कि नहीं, बिल्कुल mg sin थीटा का कंपोनेंट गिरेगा। क्लियर बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स को हमने तोड़ दिया, mg के कंपोनेंट को तोड़ा, mg cos थीटा इस लाइन के लॉन्ग, mg sin थीटा इस लाइन के लॉन्ग। क्लियर बात समझ में आई। ठीक है, तो अगर आपसे एक बेसिक जानकारी की ही बात करें तो बता देते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इस लाइन से एंगल बना तो उस पे ए cos थीटा का कंपोनेंट गिरा, अभी पीछे वाले न्यूमेरिकल में समझाया था, और इसके जस्ट अगर ए cos थीटा इधर गिरा है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली लाइन ये रही, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या गिर गया, ए sin थीटा गिर गया कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट गिर गया, ए sin थीटा कंपोनेंट गिर गया। अब आपने बोला सर ये लाइन परपेंडिकुलर आप ले रहे हैं बार बार, ये वाली लाइन भी तो परपेंडिकुलर हो सकती है। ये देखिए, ये ए cos थीटा की ये वाली लाइन भी तो परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन आपने क्यों नहीं ली, इस पे भी तो ए sin थीटा गिर सकता था कंपोनेंट। ध्यान में रखिएगा एक चीज, हमेशा ए cos थीटा और ए sin थीटा के बीच में वेक्टर होना चाहिए, बाइसेक्टर। समझ रहे हैं बात को। अगर ए वेक्टर का कंपोनेंट इधर गिराए हैं तो उसका इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट गिरेगा, क्योंकि ए वेक्टर ए cos थीटा ए sin थीटा के बीच में। अब अगर आप इधर कंपोनेंट गिरा देते तो ए cos थीटा और ए sin थीटा के बीच में कोई वेक्टर नहीं है, मतलब ए वेक्टर नहीं है। बट अगर आप यहां कंपोनेंट गिराएंगे तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, इन दोनों का समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब चलते हैं आगे, ये बेसिक जानकारी आपको दी थी। अब आप यहां से हमको बताइए, ये दोनों कितने सेंटीमीटर पे हैं,
3 सेंटीमीटर पे है, यही न्यूमेरिकल बोल रहा है। इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, नेट फोर्स कितनी होना, 0 होना। ठीक है, नेट फोर्स का मतलब फोर्सेस बैलेंस कर रही है। तो ये जो T है वो बैलेंस हो रही है किससे, mg cos थीटा से, और Fe जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो mg sin थीटा से बैलेंस हो रही है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं Fe इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। हम यहाँ मैग्नीट्यूड की खाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए Fe mg sin थीटा के बराबर होगा उनका मैग्नीट्यूड। सेकेंड देखिए, T जो है वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल। T जो है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। क्लियर बात समझ में? हमको निकालना क्या है, टेंशन और मास। ठीक, क्या निकालना है हमको, टेंशन और मास। चलिए अब अगर इसी फिगर को एनालाइज करिए तो देखिए, एनालाइज करने पे क्या मिल रहा है, ये आगे की तरफ आया, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। देखिए ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अरे ये 3 सेंटीमीटर इनके बीच का सेपरेशन इक्विलिब्रियम पे, तो ये दूरी पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखिए ये दूरी पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों 3 सेंटीमीटर पे हैं अगर, तो ये दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। बोलिए, ये दोनों अगर 3 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे हैं तो ये दूरी भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है जहां से क्या है, पिथ बॉल लटके हुए हैं। ये दूरी 1 सेंटीमीटर, ये भी दूरी 1 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की सेपरेशन 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इसलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। ये एंगल दिया हुआ है थीटा, देखिए दिया हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, अब आप यहां से एंगल दिया है, ये लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये दिया है तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा, 20.02 सेंटीमीटर करके देख लीजिए। ठीक है, कितना आएगा, 20.02 सेंटीमीटर। ठीक, अब साइन थीटा क्या होता है, 10th में पढ़ा था आपने। साइन थीटा क्या होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां परपेंडिकुलर कहां है, परपेंडिकुलर ये रहा, देखिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहां है, ये रहा, 1/20.02। साइन थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी। अब जरा यहां फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, Fe की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/4πε0। क्लियर, इनटू दोनों के बीच में फोर्स कितनी है भाई, चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁸ का स्क्वायर। दोनों पे चार्ज इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स Q1 Q2 की जगह Q माने कि दोनों पे चार्ज इक्वल है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इनके बीच की सेपरेशन भाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 3 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अब साइन, अब देखिए इतनी कहानी हमने लिख दी। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू m, g की वैल्यू 9.8। क्लियर, g की वैल्यू 9.8, साइन थीटा की वैल्यू उठा के यहां से रख दें 20.02। 20.02, ये देखिए हमने क्या किया, 1/20.02 वैल्यू उठा के पुट कर दी कि नहीं। क्लियर, अब जब आप इसको m निकालेंगे, m कैलकुलेट करेंगे, जब आप m कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये आएगा m लगभग 8.2। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी तो ये आएगा 8.2 × 10⁻³ kg। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8.2 ग्राम। यहां से हमारा मास कैलकुलेट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको? नहीं। अगर हुई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको यहां तक कुछ ऐसी चीज है जो ना समझ में आई हो। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको टेंशन निकालनी है, या तो आप cos थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे बेस क्या है, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, चाहे तो ऐसे पुट करके निकाल लीजिए। ठीक है, दैट इज cos थीटा की वैल्यू, बेस कितना है बोलिए,
20/20.02। क्लियर बात समझ में आई? तो cos थीटा की वैल्यू टेंस टू 1 आएगी, मान के चलिए डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी, 0 टू बहुत छोटा है, ठीक है, तो 20 डिवाइड करके टेंस टू 1 के करीब आएगी, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, मास आपको यहां 8.2 ग्राम मिल गया है, जी की वैल्यू 9.8 है, तो टेंशन कैलकुलेट हो गई। एक तरीका तो ये है, या तो ये तरीका फॉलो कर लीजिए, ठीक, या तो टेंशन दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि भाई Fe को माने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, Fe/T, ठीक है। यहां क्या होगा, mg कट जाएगा, ठीक है, साइन थीटा किसमें बदल जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए भाई, इसी ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू रख दीजिए। पंडित बद्री प्रसाद आ रहा बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो 1/20 रख दिए। ये वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो कितना होगा, Fe/T, ठीक है, इज इक्वल टू 1/20। Fe आपको मालूम है भाई, Fe तो आपने अभी कैलकुलेट किया है, चलिए Fe कितना होगा, Fe होगा 1/4πε0, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर, यही चार्ज दिया है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब यहाँ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब यहाँ 20 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 को भी तो बदलेंगे मीटर में, 1 को भी मीटर में बदला, 20 को भी मीटर में बदला, तो ये कट गया, तो मिला क्या आपको 1/20, ठीक है। तो यूनिट मीटर में ही बदल के करेंगे काम, तो इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू 1/20। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन आएगी आपकी 8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो टेंशनल फोर्स है वो नियर अबाउट 8.2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन के करीब हो। तो लगभग दोनों ही आंसर करेक्ट है, यहाँ 0.2 है, अगर आपको जो बेहतर लगे उससे कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, ये एक नया न्यूमेरिकल है, ग्राफ से रिलेटेड है, सीबीएसई में पूछा गया है ये न्यूमेरिकल 2001 में, और नियर अबाउट ऐसा ही न्यूमेरिकल 2009 में भी आया हुआ है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। तो अब ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, फिर समझा देते हैं, उसके बाद इस ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। कई बच्चों को में भी समझ में नहीं आता कि ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाए। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स वर्सेस 1/r², where r is the distance between two charge of each pair of charge। एक पेयर ऑफ चार्ज ये दिया है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरा पेयर ऑफ चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम। इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन्ड। ये बोल क्या रहा है कि आप एक ग्राफ बनाइए, आप एक ग्राफ बनाइए। किनके बीच में ग्राफ बनाना है, फोर्स और किनके बीच में ग्राफ बनना चाहिए, फोर्स वर्सेस 1/r²। अब ध्यान से समझिएगा, फोर्स वर्सेस आर के टर्म्स में ग्राफ नहीं बनाना है, ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर फोर्स और आर के टर्म्स में ग्राफ बनता तब ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता नियरली, ठीक है। अगर फोर्स और आर के टर्म्स में ग्राफ बनता, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि फोर्स और 1/r² के टर्म्स में आप ग्राफ को प्लॉट करिए। देखिए हम कैसे प्लॉट करेंगे, अभी हम आपको तरीका बता देते हैं। अब ये ध्यान रखिए, पहले केस में ये दो चार्ज हैं, ठीक है। पहला चार्ज ये है Q1 और दूसरा चार्ज Q2 ये है। जरा देखिए पहले केस में ध्यान से, पहला चार्ज Q1 ये है, दूसरा चार्ज Q2 ये है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस हमने लिया हुआ है, देखिए ध्यान से, फर्स्ट केस, ठीक है। फर्स्ट केस में Q1 चार्ज देखिए ये रहा, माइक्रोकूलम है, इसको बदल दिया, फोर्स
और Q2 चार्ज कितना है ये देखिए 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। फोर्स का फॉर्मूला लगाया सिंपली, और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमको फोर्स क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव नेचर की मिल जाएगी कि नहीं। फोर्स का जो नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, और फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव नेचर की होगी, रिपेल करेगी, माने दो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स भी क्या होगी, पॉजिटिव नेचर की होगी। नेचर क्या है उसका, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब यही है कि दो चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव नेचर की, अगर फोर्स पॉजिटिव आती है तो मतलब रिपल्सिव नेचर की, कहने का ये मतलब है यहाँ पे। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में ये पेयर ऑफ चार्ज है, देखिए इसको Q1 डैश चार्ज ले लें, इसको Q2 डैश चार्ज ले लें, ठीक है। Q1 डैश कितना है 2 माइक्रो, दूसरे केस की बात की गई, सेकंड केस है, ठीक है। इस पेयर ऑफ चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लगेगी कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे देखिए Q2 पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो फोर्स है, अब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। फोर्स नेगेटिव आने का मतलब फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इनके बीच में, मिटा देते हैं, आपने मे भी क्वेश्चन लिख लिया है, तो हमको ग्राफ इनके बीच में प्लॉट करना है, वो देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब हम आपसे ये बात बोले कि फर्स्ट केस में फोर्स रिपल्सिव नेचर की है, सेकंड केस में फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है। अगर ग्राफ प्लॉट करना है हमको, तो ग्राफ इनके बीच में प्लॉट करना है F1/r² के बीच में, F वर्सेस 1/r के बीच में, r² के बीच में, ठीक है। ये r² पूरा है, F वर्सेस r के बीच में ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। F वर्सेस r के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा जाता, देखिए, ठीक, R और किनके बीच में, F के बीच में प्लॉट करते अगर आप, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर रिलेट होती है फोर्स। तो अगर F और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता तो ग्राफ ऐसा जाता, ठीक है। अब मान लेते हैं 1/r² को हम लोग कुछ x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, तो फोर्स किनके बीच में प्लॉट करनी है, F प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, हमने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब यहां पे 1/r² की प्लॉटिंग करनी है, 1/r की प्लॉटिंग नहीं करनी। देखिए इधर ये नियर अबाउट पैराबोलिक पाथ वाला पाथ क्या होगा, ग्राफ होगा, पर यहां पे हमको प्लॉटिंग किसकी करनी है, 1/r² की प्लॉटिंग करनी है, 1/r² की, इसकी यूनिट मीटर -2 होगी, ठीक है। यहां पे हम किसकी प्लॉटिंग कर दें, फोर्स की प्लॉटिंग कर दें, ठीक है, F की प्लॉटिंग कर दें, ठीक। अब फोर्स ऊपर है तो पॉजिटिव नेचर, नीचे है तो नेगेटिव नेचर। अच्छा फर्स्ट केस को देखिए, फर्स्ट केस में फोर्स कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। अब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x कितना है 1/r², ठीक है, 1/r²। तो हमने पूरा 1/r² यहां प्लॉट किया है, 1/r² की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हमने 1/r² को प्लॉट किया है, r को प्लॉट नहीं किया, 1/r² को यहां प्लॉट किया। तो अगर हम इसको x ले लें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, देखिए F इज प्रोपोर्शनल टू x, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्यों, क्योंकि F इक्वल्स टू मान लेते हैं ये निकला kx, ठीक है, इसको कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, ठीक है। F इक्वल्स टू kx प्लस c कितना है 0, k ये स्लोप हो गया, x की जगह पे x है, F की जगह पे y है। देखिए y एक्सिस पे किसकी प्लॉटिंग की गई है, फोर्स की प्लॉटिंग की गई, फोर्स की प्लॉटिंग y एक्सिस की। तो ग्राफ पहले केस में फोर्स पॉजिटिव है तो फोर्स पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट केस के लिए ग्राफ हो जाएगा, F इस क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्स पॉजिटिव है
पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव नेचर की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस में फोर्स क्या है, नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव नेचर की है। अब देखिए फोर्स कहां पे नेगेटिव हो सकती है, देखिए इधर नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग हमने फोर्स की प्लॉटिंग की, ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव। तो अब आप सेकंड केस में अगर प्लॉट करेंगे तो ये वाले केस के लिए, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एफ डैश, ये जो हमने एफ डैश निकाला है वो नेगेटिव है, माने अट्रैक्टिव नेचर का है, और नेगेटिव फोर्स किधर प्लॉट होगी, नीचे की तरफ। तो किस क्वाड्रेंट में हम आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एफ डैश क्या बता रहा है, ये अट्रैक्टिव नेचर बता रहा है, रिपल्सिव नेचर बता रहा है, और ग्राफ इनके बीच में प्लॉट करना है 1/r² के, एफ वर्सेस आर के बीच में नहीं करना, जो आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा था, ठीक है। तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ और आर के बीच में बनना है कि एफ 1/r² के बीच में बनना है, तो 1/r² के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ अच्छे न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और लगभग हमने काफी न्यूमेरिकल डिस्कस कराए हैं, तो पीछे के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए। कुछ न्यूमेरिकल अभी हम और भी आगे कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।